नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। बिहार के 4 सीटों में आप कहें तो 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और ये चारों सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के परिवार के लोग चुनावी मैदान में। अगर हम इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी की बहू हैं और बाकी 3 सीटों पर बड़े नेताओं के पुत्र हैं। रामगढ़ में जगतानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी में आपको बता दें सुनील पांडे बाहुबली नेता हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे, जी हाँ, विश्वनाथ सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार यहाँ पर वोटिंग किस तरीके से हो रहा है। तो सुबह के ताज़ा हालात बता दें। तरारी के धर्मपुरा में पोलिंग बूथ पर झड़प हुई और 2 पक्षों में वोट देने को लेकर के विवाद हुआ और खूनी संघर्ष भी हुआ। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार की 4 सीटों पर जहां वोटिंग जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लोग कतार में खड़े हैं। जी हाँ, और वो अपना जो चिट उनको मिलता है, स्लिप मिलता है जिसमें उनका सारा डिस्क्रिप्शन होता है, वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इंदुकांत जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ पीयूष कुमार संवाददाता रामगढ़ सीट से जुड़ गए हैं। तो पहले ताजा तरीन हालत क्या है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आप दोनों मेहमानों के पास आएंगे। पीयूष, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? जी जी पंकज, मैं बता दूं कि कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, अभी हम ग्राम सहुका में हैं, जो सहुका बूथ संख्या 138, 139, 140 है। यहाँ सुबह 7 बजे से जो है मत का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं। देखना ये बड़ी बात है कि यहाँ के जो सीट है वो विरासत सीट है, जो जगतानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के लोकसभा सीट निर्वाचित होने के बाद ये उपचुनाव होना था। आज की डेट घोषित हुई थी, इसको लेकर के यहाँ उनके बेटे जो है अजीत कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। अभी तक मतदान प्रतिशत क्या रहा है, जरा वो बता दीजिए। अभी तक यहाँ मतदान की जो प्रतिशत है वो 16% हो गया है। 11:20 तक के जो आंकड़ा है, ये 16% मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। लोगों में जोश है क्योंकि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इससे सरकार ना तो गिरेगी ना बनेगी, सरकार वही बनी रहेगी। लेकिन फिर भी क्या लोग भारी संख्या में आ करके मतदान कर रहे हैं क्या? जी देखिए, अभी आपको दिखा दे कि यहाँ जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी हैं। आगे जो है यहाँ जो मत का प्रयोग बहुत काफी संख्या में, जो कि यहाँ के लोग सेमीफाइनल मान रहे हैं। इसको बोल रहे हैं कि ये जो 24 है सेमीफाइनल है, फाइनल का जो है वो 25 में होना है। लेकिन यहाँ कतारबद्ध में पुरुष और महिला आप देख सकते हैं, जो विजुअल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को देखना चाहते हैं। ये जो रामगढ़ का सहुका है, सहुका में काफी संख्या में जो महिला है, बुजुर्ग है, जो आने में असमर्थ है, उनके लिए कैमूर प्रशासन द्वारा यहाँ व्हील चेयर का भी किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ चढ़ बढ़ के लोग सुबह से ही मत का प्रयोग करने के लिए लोग लाइन में कतारबद्ध में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह है कि कैमूर में जो रामगढ़ चुनाव है, यहाँ विरासत बचाने में कायम होते कि नहीं होते हैं। जी पंकज। नहीं, पर यह बताइए कि वहां यह कहा जा रहा है कि बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, जबरदस्त टक्कर देने जा रहे हैं और जो जातीय समीकरण है वो बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों में इस बात की नाराजगी है कि हर पद जगतानंद सिंह अपने पुत्र को ही दे देते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं हैं, पहले उनके बेटे एमएलए रहे, फिर एमपी बन गए, फिर दूसरे बेटे को एमएलए बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में यादवों में भी नाराजगी है, जो आरजेडी का आधार वोट बैंक है। तो क्या इस तरह की बात वाकई है क्या? जमीन पर क्या दिखाई पड़ रहा है? वहां लड़ाई त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, किस तरह की लड़ाई है? यहाँ जो वर्तमान का स्थिति है, लड़ाई त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहाँ भाजपा और बहुजन, बसपा और सामने आरजेडी से लड़ाई है, त्रिपुरीय लड़ाई है। हालांकि जो यादव समाज के जो वोटर हैं, वो फिलहाल जो उनको रुझान है वो बसपा की तरफ जा रही है, क्योंकि उनका मानना है
ये जो सीट है रामगढ़ का, ये पहले से भी इनका विरासत रहा है, और विरासत को तोड़ने के लिए यादव समाज के लिए एकत्रित होकर के लोग, अभी उनका कहना है कि सारे पद और सारे इन्हीं के बेटा के यहाँ ये सीट नहीं रहना चाहिए, हर लोगों के पास जाना चाहिए। इससे नाराजगी रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न गांवों में वोटरों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का मानना है और कहना है कि सारे सीट उन्हीं के यहाँ नहीं रहना चाहिए, सबों को देना चाहिए, इस तरह के नाराजगी को लेकर के। और विकास के मुद्दे भी यहाँ रहा है। उनका कहना है कि जो रामगढ़ से विधायक रहे सुधाकर सिंह, जो अभी वर्तमान में सांसद है, वो कोई भी विकास के कार्य नहीं किए हैं, जिसको लेकर के वोटरों में काफी नाराजगी नहीं, देखी जा चलिए रही है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि कुशवाहा वोटर्स बड़ी संख्या में आरजेडी के तरफ जुड़े थे। इस चुनाव में आप जहां रामगढ़ में खड़े हैं, कुशवाहा वोटर्स क्या जन स्वराज पार्टी को वोट कर रहे हैं? जन स्वराज पार्टी की स्थिति क्या है यहां पर? यहाँ जन स्वराज की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा को आने से जो उनके समाज के जो नेता हैं या फिर लोकल क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, वो आज भी अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा को मानने के लिए लोग तैयार हैं। और कुशवाहा वोटर जितना टूटना चाहिए उतना अभी की स्थिति में नहीं टूट जा रहा है। इसका सीधे सीधे जो श्रेय जा रहा है वो भाजपा को यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रहा है अभी तक। चलिए पीयूष, तो आपने वहां की ताजा तरीन हालत के बारे में जानकारी दी। अब हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, रामगढ़ के बारे में आपने सुना, वहां जातीय समीकरण ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर ये कहें, लालू प्रसाद एकलौते नेता हैं जो अपने आधार वोट बैंक को किसी को भी ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते थे। ऐसे में अगर यादव वोट बैंक आरजेडी के उम्मीदवार अजीत सिंह को ना पढ़ करके बसपा के उम्मीदवार सतीश यादव के पक्ष में जाता है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अब जो लालू प्रसाद हैं उनकी जो ट्रांसफर करने की कैपेसिटी थी, वोट ट्रांसफर कराने की, वो खत्म होती जा रही है। और अब हर जाति में एस्पिरेशन जगता जा रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी जाति का उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचे, भले ही वो किसी पार्टी से हो। आप इसको कैसे देखते हैं? जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। हमारे जितने तो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो आपके रिपोर्टर ने बताया ग्राउंड जीरो से, वास्तव में ये जो वोट को ट्रांसफर करने की ताकत कुछ नेता अपने जेब की बात मानते थे कि हमारे जेब में इतने वोट हैं, इस जात के, इस बिरादर के, इस इलाके के। इसके दो बड़े उदाहरण भारतीय राजनीति में रिसेंट पास्ट में आपको मिलेंगे। एक बसपा, जिसकी उम्मीदवार की आप चर्चा कर रहे हैं मायावती जी, उसके पहले कांटी राव, और दूसरे ये लालू प्रसाद यादव जी। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जहां चाहे वहां यादव वोट ट्रांसफर करा लेते थे। एक जमाने में मुस्लिम वोट भी ट्रांसफर करा लेते थे। और फिर इसी प्रकार बसपा उत्तर प्रदेश में खासतौर से और पंजाब में और बाकी कुछ और जगहों पे भी, जहां पे किसी को भी टिकट दे दे, उनको उनकी बिरादरी के, उनके जो अपने जिनको मानते थे कि हमारे टॉप वोटर है, वो दे देंगे वोटर, वो देते भी थे। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब भी ये लोग कोई इस ढंग की इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते थे, तो अपने जो वोटर है, खासतौर से जैसे मायावती का उदाहरण थे कि हमारे पहले वोटर हमारे पॉकेट में है। तो आपने अगर मान लीजिए कि साइजेबल नंबर है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो ब्राह्मण कैंडिडेट होने से ब्राह्मणों का वोट पूछेंगे ना, का वोट तो हमने ट्रांसफर करने के लिए बोला और वो ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इनके उम्मीदवार की चाहे गई जगहों से जीत जाते थे। लेकिन ये धीरे धीरे पूरे देश में आपने देखा होगा कि किस तरह से बसपा का लगभग निशान उत्तर प्रदेश से मिट गया। ये वाली ट्रांसफर की बात पलट चुकी है, और ये समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में और आरजेडी के साथ, विशेष तौर से आरजेडी के साथ बिहार में भी हो रहा है। और एक बड़ा वोट पंकज जी, मुस्लिम वोट है। जिन लोगों ने इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ एलायंस कर करके चुनाव लड़ने 2024 के लोकसभा, मैं आपको बताता हूँ स्थिति में कि उन सारे जो क्षेत्रीय छात्र हैं उनके लिए बड़ा खतरा आसन्न है। वो कैसे? क्योंकि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे माइनॉरिटी वोटर, खासतौर से मुस्लिम वोटर पूरे देश में देख रहा है। इतने देख रहा है
कि झारखंड में जेडीयू और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी को भी ये खतरा कहीं न कहीं महसूस हो गया है कि अगर उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखा, कांग्रेस किसी कारण से अलग से चुनाव लड़ी, तो मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे छिटक सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को ही मुस्लिम मतदाताओं ने लगभग पूरे देश में भाजपा का विकल्प स्वीकार कर लिया है। और जिस पर्टिकुलर सीट की पंकज जी आप बात कर रहे हैं, वहां पे कल भी आपसे चर्चा हो रही थी, जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव स्वयं कि किसी तरह से अपने वोट बैंक को बचा सके और अपने उम्मीदवार को दिला सके, ये सारी कहानियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि देश का और प्रदेश का मतदाता ये देख रहा है कि एक तरह किसी भी नेता को, जैसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने मध्य प्रदेश में, विभिन्न राज्यों में करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब यादव का वोट ट्रांसफर करने की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां पे समाजवादी पार्टी और यहाँ आरजेडी सिर्फ सबसे पहले अपने परिवार, अपने खानदान के लोग, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने इस तरह के संबंधों को देखते हैं। पर जैसे आपने जनता की बात की, आप डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल तो यही उठ खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि लालू यादव भी अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, और जो करिश्मा वो रखते थे अपने जमाने में, क्या उतने करिश्मेटिक तेजस्वी यादव हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बताऊं, कल मेरी बात आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं से हो रही थी। उनका कहना था कि आरजेडी में इस बात को लेकर के बड़ी चिंता है कि आधार वोट बैंक कहीं हमारा दरक तो नहीं रहा है। श्याम किशोर चौबे जी, आधार वोट बैंक जो कि यादव और मुसलमान का है, वो हमारा कहीं दरक तो नहीं रहा है। क्योंकि आप उत्तर बिहार में देखेंगे तो उत्तर बिहार में इनके उम्मीदवार हार जाते हैं। आप देखिए, दरभंगा हार गए, मधुबनी हार गए, सुपौल हार गए, आप ये देख लीजिए मधेपुरा हार गए, पूर्णिया हार गए जहां तेजस्वी यादव 3-3 दिन तक कैंप करते थे, अररिया हार गए। ये सारे ऐसे बड़े जगह हैं जहां पर इनकी जीत होनी चाहिए थी, लेकिन ये हार गए। इसलिए क्योंकि उत्तर बिहार में मधुबनी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि यादव अपने आप को ज्यादा हिंदू समझते हैं और वो एंटी मुस्लिम वोटिंग करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है श्याम किशोर चौबे जी कि अगर इस उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी कुछ मुस्लिमों का वोट तोड़ने में भी कामयाब हो जाती है, कह लीजिए बेलागंज में कहा जा रहा है कि बहुत जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कारगर हैं, वहां लड़ाई त्रिकोणीय है, और जो समीकरण है आरजेडी का या एनडीए का, उसमें जन स्वराज पार्टी सेंधमारी कर जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें नया समीकरण देखने को मिलेगा, जातियों का नया रीअलाइनमेंट देखने को मिलेगा, और इससे एनडीए और महागठबंधन दोनों में बड़ी परेशानी होगी कि कैसे अपने वोट बैंक को वापस कंसोलिडेट किया जाए? क्योंकि ये उपचुनाव इंडिकेट तो कर देगा कि यादव क्या सोच रहा है, मुसलमान क्या सोच रहा है, अपर कास्ट क्या सोच रहा है, कुशवाहा क्या सोच रहा है। क्योंकि कुशवाहा लोकसभा चुनाव में आरजेडी के तरफ खिसकता हुआ दिख रहा था। अभी आपको मैंने सुनाया कि कैमूर के संवाददाता कह रहे थे कि कुशवाहा अब वापस बीजेपी को वोट करना चाह रहे हैं, एनडीए के पक्ष में वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी अपने सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के रूप में देखते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये 4 विधानसभा में होने वाला चुनाव बड़ा इंडिकेशन नहीं होगा कि बिहार की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बिहार की जनता क्या सोच रही है, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का परिणाम क्या होगा, और 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसका अध्ययन करने के लिए हम लोगों को बड़े वास्ट स्केल पे सोचना होगा। इसलिए कि वोटर्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का दोनों का कैरेक्टर बड़ा तेजी से बदल रहा है। एक तो सही बात है कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, स्टेट्स में भी परिवर्तन आ रहा है, यहाँ तक कि गाँव में भी परिवर्तन आ रहा है। इस लिहाज से अब वोटर्स में जागरूकता बढ़ी है, और
भले और उनमें जब जागरूकता बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि वो कास्ट और क्रीड से थोड़ा ऊपर सोचेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता ये होती है कि वोटर कास्ट और क्रीड से ऊपर न सोचे, भाषण वो चाहे जो दें। मैं आपको उदाहरण दूं, मतलब इसके कई उदाहरण है, एक नहीं दो नहीं कई है। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ कुछ महीने पहले, तो जो बीजेपी का था, जो उसका मतलब वोट का पोलराइजेशन करना चाह रही थी, ये कह के कि हम 400 से ऊपर सीट लाएंगे, 303 उसके पास था, लेकिन वो घट के 240 पे आ गई। अगर उड़ीसा ने साथ नहीं दिया होता तो बहुत नीचे आ जाती। तो ऐसे ही अभी झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ देखिए बीजेपी अभी भी है, मतलब देश में एक महाबली पार्टी है, लेकिन यहाँ पर उसको बसपा लोजपा आर से भी समझौता करना पड़ा, जेडीयू से भी समझौता करना पड़ा। ये दोनों जिनका यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। इवन 2019 में इसने आजसू को दरकिनार कर दिया था, लेकिन आजसू से समझौता करना पड़ा और उसकी शर्तों पे उसे 10 सीटें देनी पड़ी। यहाँ तो केवल 81 सीटें हैं। वैसे ही बिहार में भी देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का कॉम्बिनेशन बदलता रहा है। वहां तो सबसे बड़ी बात, वहां जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका तो विशेषण ही पड़ गया है, उपनाम ही पड़ गया है, पलटू चाचा। वो कब पलट जाएंगे भरोसा नहीं है। तो ये असर तो पड़ेगा। वोटर्स, आप एक चीज पर ध्यान दें कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में रहे, अभी भी स्थिति यह है कि दो चीजें हैं, दो जनता की कोर आवश्यकताएं हैं कि एक रूप शिक्षा मिले लोगों को और स्वास्थ्य की सुविधा मिले। इस पर वे भाषण चाहे जितना दें, लेकिन इस पर वो कार्य योजना में परिणत नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो चाहेंगे। जैसा कि आप बोले रामगढ़ की बात कि जगदानंद सिंह, फिर बेटे को आगे बढ़ा लिया तो अब दूसरा बेटा, वो हर जगह है, केवल वही नहीं है। हम तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर रामगढ़ में जगदानंद सिंह के सुपुत्र हार जाते हैं तो यह माना जाएगा कि परिवारवाद को करारी चोट पहुंचाया गया है। अगर बेलागंज में सुरेंद्र यादव के सुपुत्र हार जाते हैं तो यह माना जाएगा कि परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। अगर यही इमामगंज में स्थिति खराब होती है तो यह भी माना जाएगा कि परिवारवाद के खिलाफ वोटिंग हुई। सवाल यह उठता है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे बेलागंज के बारे में जानकारी लेते हैं, ताजा तरीन स्थिति क्या है। सुजीत, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यह बताइए, बेलागंज में कहा जाता है कि जन स्वराज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और वहां पर जो मोहम्मद अमजद हैं वो मुसलमानों के वोट में अच्छी खासी सेंधमारी कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में उनको वोट कर सकते हैं और कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि अपर कास्ट के वोटर्स भी जन स्वराज पार्टी को वोट करेंगे, मतलब मोहम्मद अमजद को वोट करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर पहुंचे थे और उन्होंने भूमियारों के बीच में जाकर के कहा कि अगर आप वोट एनडीए को करते हैं, मतलब जेडीयू को करते हैं, तो आप अपना वोट बर्बाद करेंगे। आप लोग समझदार हैं, प्रबुद्ध मतदाता हैं, आप लोग तय कीजिए कि आप वोट किस नाम पे पड़ना चाहिए। क्या शिक्षा के नाम पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या डेवलपमेंट के नाम पे नहीं पढ़ना चाहिए। ये दोनों पार्टी जो है पिछले 34 साल से बिहार को रूल किया है, आखिरकार बिहार को इन्होंने दिया क्या है। ये बात बहुत अपीलिंग लग रही है लोगों में, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोगों में, पर वोट देने के वक्त बेलागंज की स्थिति क्या है, सुजीत जरा ये बताएं। देखिए पंकज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बेलागंज में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव खुद बेलागंज में जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का वहां पर जाना छोटी मोटी बात नहीं है, वो जाके वहां पे अपनी बातों को कहते हैं, मिलते हैं। देखिए, जो सूचना हमारे पास थी उसमें ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशांत किशोर, अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार बेलागंज में माइनॉरिटी वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव अल्पसंख्यकों के रहनुमा होने की बात करते हैं और वो खुद हमारे उस प्रत्याशी को हराने की टेंशन को लेके घूम रहे हैं जो खुद उसी समुदाय से बिलोंग करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रशांत किशोर ने हर उन चीजों को छूने की कोशिश की है जो आम लोगों से अपीलिंग है।
अब उसका नतीजा क्या होगा, वोटिंग क्या होगी, और वो कल उसको उस सीट से जीतता कौन है, ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जो चुनाव प्रचार के जो बातें कही दौरान में, वो बहुत अपीलिंग रही। एक नहीं, क्या अपडेट और क्या हमारा, आप ये बताइए, क्या वाकई मुस्लिम्स को ये लग रहा है कि लालू प्रसाद ने लालटेन में तेल की तरह उनको इस्तेमाल किया है, सिर्फ जलाया है और रोशनी अपने परिवार के लिए पैदा किया है, वो यादव जाति के लिए भी नहीं किया है? मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उसमें प्रशांत किशोर तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं लालू जी आपका समर्थन करने लगूंगा अगर आप अपनी बिरादरी में भी किसी प्रबुद्ध लोग को सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे। मतलब आप अपने परिवार से निकलिए और यादव समाज में भी जो सबसे कॉम्पिटेंट आदमी है, काबिल आदमी है, अगर आप उसको सत्ता सौंप देते हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। क्या आपको लगता है कि यह बात यादव समाज को भी अपील कर रही है? क्या आपको यह लगता है कि मुसलमान से जो कहा जा रहा है कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको तेल की तरह जलाया जा रहा है, आपको बीजेपी का डर दिखा करके वोट हासिल किया जा रहा है, जैसे बीजेपी हिंदुओं में मुसलमानों का डर दिखाती है, वैसे ही लालू प्रसाद और ये जो तमाम पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो आपको डर दिखा करके वोट हासिल करती हैं? तो सवाल ये उठता है कि अब तो मोहम्मद अमजद बेलागंज में चुनावी मैदान में है और दो दिग्गज परिवार, जिसको बाहुबली कहा जाए, बिंदी यादव के परिवार से मनोरमा देवी हैं, सुरेंद्र यादव के सुपुत्र भी हैं। सवाल उठता है कि इसमें मोहम्मद अमजद कितना कारगर साबित हो रहे हैं। अगर मुसलमान 10,000 से ज्यादा की संख्या में वोट दे देते हैं, क्योंकि 60,000 तकरीबन आबादी बताई जा रही है, तो ये तो बड़ा सेंधमारी माना जाएगा कि प्रशांत किशोर ने बड़ी सेंधमारी कर दी है मुसलमान वोट बैंक में। कैसे देख रहे हैं आप वहां पर? ये पंकज जी, सीधी सी बात है, अगर बेलागंज को लेकर के आरजेडी या महागठबंधन अगर इस तरीके से नहीं सोचता तो क्या उसको अपने शहाबुद्दीन को बेटे को वहां भेजने की जरूरत पड़ती? क्या शहाबुद्दीन को बेटे को वहां भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? शहाबुद्दीन को बेटे को भेजने का मतलब तो यही था कि अल्पसंख्यकों में वो एक मैसेज देना चाहते हैं, वो ओसामा साहब के माध्यम से एक रास्ता बनाना चाहते हैं। उन्होंने जाकर के वहां पे ये सारी बातें भी तो कही थी। ये बात तो बिल्कुल आरजेडी के मन में बैठी हुई है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर जो है वो एक सेंध लगा सकते हैं। रही बात मोहम्मद अमजद की, तो मोहम्मद अमजद कोई छोटे मोटे खिलाड़ी अभी तक वहां पे नहीं है। मोहम्मद अमजद वहां पर फाइट दे चुके हैं और अच्छी खासी फाइट दे चुके हैं। अब रही बात मुस्लिम वोट बैंक की दरकने की, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया उसमें एक नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा। आपने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम लिए, जिनमें एक कटिहार भी है। कटिहार में तो हालत ये हो गई थी कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि वहां से तारिक अनवर जीते। उन्होंने तो अशफाक करीम को एक तरह से संदेश भी दे दिया था, जो कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है, कि आप वहां से निर्दलीय खड़े हो जाइए। देखिए, बात दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज को आरजेडी महसूस कर रही है कि पिछले 1-1.5 साल में जो भी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, और अभी जो एक तरह से लिटमस टेस्ट जो होने वाला है, इसमें उनको अपने वोट बैंक के आधार को बहुत मजबूती से बचा करके रखना होगा। अगर किसी एक चीज को भी वो लूज कर जाते हैं, बेलागंज को अगर वो लूज कर जाते हैं और अमजद अगर वहां पे जीत जाते हैं, तो ये देखिए ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। यही मैसेज प्रशांत किशोर देना चाहते हैं कि अगर वो जीत गए तो मैं सेंधमारी करने में पक्का चलिए, हूं। मैं कहता हूं डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, राजनीति को बखूबी सालों से समझते आ रहे हैं। मैं सीधा बात आपसे डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी पूछना चाहूंगा, मोहम्मद अमजद अगर नहीं भी जीतते हैं और वहां से जेडीयू जीत जाती है, क्योंकि 35 साल से लगातार बेलागंज सुरेंद्र यादव का गढ़ माना जाता है, सुरेंद्र यादव कभी वहां से हारे नहीं है। अब वो लोकसभा पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर उतार दिया। अब सवाल उठता है कि अगर सुरेंद्र यादव के सुपुत्र, जो कि आरजेडी से उम्मीदवार हैं, हार जाते हैं लालू प्रसाद के जाने के बाद भी, या कह लीजिए ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनके जाने के बाद भी, तो क्या माना जाएगा कि लालू प्रसाद का आधार वोट बैंक दरक गया है, जिसकी चिंता ऑलरेडी आरजेडी में चल रही है?
आरजेडी के बड़े नेता चिंतित हैं, हमारे वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। लोकसभा चुनाव में यादव भी बड़ी संख्या में इधर उधर वोट कर रहे हैं, और अगर बेलागंज में मुसलमान भी जनसुराज को वोट करते हैं और उस वजह से आरजेडी हारती है, तो ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल ठीक कहा पंकज जी आपने। अगर यहाँ पे एक साइजेबल वोट जीत पाए कि न जीत पाए, मेरा मानना है कि जीतने की संभावना कम है, लेकिन अगर वो साइजेबल वोट्स काट लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आरजेडी के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। और अगर इस तरह का वोट डिवीजन बड़े पैमाने पर हुआ तो निश्चित तौर पर जेडीयू के जो वहां पे है वो उम्मीदवार जीत जाएंगी। और मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे मित्र श्याम किशोर जी जो कह रहे थे कि देश और समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है, उसका अभाव भी है। लोग ये देखने लगे हैं कि हमारे वर्ग या हमारे देश या हमारे क्षेत्र के लिए काम कौन कर रहा है। तो जाति बिरादरी का असर वोटों में, वोटों के पैटर्न में काफी कुछ है। और सबसे ज्यादा बोला जाता है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों में है, लेकिन ये जागरूकता भी है कि हमें किस पार्टी को वोट देने से फायदा, सिवाय कुछ वोटर्स को छोड़कर। जैसे अभी भी मुस्लिम वोटर्स में ये कहा जाता है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है उसको हमें वोट देना है, चाहे उनके लिए बीजेपी ने या एनडीए की केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए हो, क्योंकि वहां पे इस्लाम को खतरे की बात कर करके उनसे वोट लेने की बात कई बार रामचंद्र ने कहा कि वोट जिहाद भी किया जा रहा है, उसका भी असर होता है। ऐसे में मोहम्मद अमजद ने वो बड़े पैमाने पर स्वराज पार्टी के ले लिया, तो आप ये निश्चित जानिए कि वैसे भी और नीतीश कुमार की पार्टी की, अपने राजनीति की, और अगर वोट काट दिया अमजद ने तो निश्चित तौर पर यहाँ से जेडीयू का जीतना तो निश्चित हो जाएगा। जी, जेडीयू का जितना सुनिश्चित हो जाएगा। और देखिए ये बड़ी बात है, लेकिन परिवारवाद सिर्फ आरजेडी में ही नहीं है श्याम किशोर चौबे जी। इमामगंज इसका दूसरा उदाहरण। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू मैदान में, पहले से ही जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी समधन एमएलए हैं, अब बहू को एमएलए बनाने के लिए उतर गए हैं। इसकी भी चर्चा खूब हुई, और इसकी चर्चा एनडीए के भीतर ही हो गई। आपको बता दें कि एलजेपीआर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया, और उसको अलग तरीके से जीतन राम मांझी ने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से दीपा मांझी पहले से ही सार्वजनिक जीवन में काम करती रही हैं, लोगों के लिए काम करती रही हैं, इसलिए इसको परिवारवाद की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। अब गंभीर सवाल यह है कि क्या इमामगंज में भी स्थिति इस तरह की होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि तरारी जहां से आपको याद होगा ये आरा क्षेत्र में आता है, लोकसभा क्षेत्र में आर.के. सिंह जैसे कद्दावर मंत्री हार गए। उन्होंने बहुत काम किया था लेकिन उन्हें हार मिली, और वहां से जीता कौन है? तो वहां से जीता है सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद लोकसभा चुनाव, और इसलिए वो पहले एमएलए थे, तरारी सीट खाली हो गई। गंभीर सवाल ये उठता है कि वहां से राजू यादव को मैदान में उतारा गया है तरारी से, और एनडीए में वहां भी परिवारवाद दिख रहा है। अगर बेलागंज और रामगढ़ में आरजेडी का परिवारवाद दिख रहा है, तो आप कह लीजिए इमामगंज और तरारी में भी परिवारवाद एनडीए का दिख रहा है, क्योंकि सुनील पांडे के सुपुत्र को टिकट दिया गया है। और इसलिए मैं तरारी पर आऊंगा, और सुनील पांडे बाहुबली नेता माने जाते हैं, जेडीयू से एमएलए भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से झारखंड में परिवारवाद की बहुत चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए के उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि परिवारवाद के परिचायक हैं, परिवारवाद के तहत ही उनको चुनाव दिया गया, टिकट दिया गया है, जिसमें रघुवर दास की बहू भी है। मैं आपके पास चौबे जी आ रहा हूं, इसका मतलब समझूंगा झारखंड के संदर्भ में भी, बिहार के संदर्भ में भी, लेकिन तरारी की ताजा हालत क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं विशाल कुमार। विशाल, तरारी की ताजा तरीन हालत क्या है वो बताएं। लोग क्या काफी उल्लास के साथ वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं क्या?
की जो स्थिति है, प्रतिशत के आसपास मतदान हो चुका है। लोग जो है धीरे धीरे करके जो है मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी बूथ पर एक बार में सैकड़ों व्यक्ति भी लाइन में लगे हुए नहीं दिख, वोटिंग भी बोल रहे हैं कि उन्होंने वोट किधर दिया है। इससे साफ लग रहा है कि लड़ाई जो है बीजेपी और माले के बीच में ही है, और लड़ाई टक्कर होनी है बीजेपी और माले के बीच में। नहीं तो वहां जन स्वराज पार्टी की स्थिति क्या है? क्या किरण सिंह एनडीए को नुकसान पहुंचा रही हैं? क्योंकि किरण सिंह अपर कास्ट से आती हैं। सवाल एक बार दोबारा दोहराइएगा। क्या किरण सिंह एनडीए को नुकसान पहुंचा रही हैं? किरण सिंह अपर कास्ट से आती हैं। कहा जा रहा था कि तरारी में किरण सिंह एनडीए को, बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि किरण सिंह जो है एनडीए और माले दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि मुस्लिम तबके के कुछ लोग हैं, वो भी जो एनडीए के जो लोग पुराने वोटर हैं, वो भी अब नए विकल्प तलाशने के लिए जन सुराज देखने को मिलेगी। वोटर चलिए आप मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क वीक है, आपकी आवाज बहुत ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सही नेटवर्क जोन में आइए, आपसे बात करेंगे। एक बात तो चौबे जी आपने सुना कि किरण सिंह की मौजूदगी की वजह से एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वोटर्स को नए विकल्प की भी तलाश है। पर मैं आपसे साफ सवाल कर रहा था कि अगर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिहाज से देखें तो रामगढ़ और बेलागंज में परिवारवाद है, और इमामगंज और तरारी में परिवारवाद एनडीए की तरफ से है। तो परिवारवाद ना तो झारखंड में मुद्दा दिखाई पड़ता है और ना बिहार के इस उपचुनाव में। क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ मैं आपको दो बातें कहूंगा। पहली चर्चा तो जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की। जी, प्रशांत किशोर नामक नेता कैसे उभरा है, ये भाजपा में घुसकर उसकी रणनीतियां जान के आए हैं, ये कांग्रेस की रणनीतियां जान के आए हैं, ये टीएमसी की रणनीतियां जान के आए हैं, ये जेडीयू की रणनीतियां, सबके रणनीतिकार बनते हुए उनकी रणनीतियां, चाल ढाल, रंग ढंग सारा कुछ लेके आए हैं, और अब खड़े हैं 2025 के चुनाव के लिए। तो इस बार अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर इसमें ये एक सीट भी जीत पाते हैं तो इनके लिए संभावना बनेगी। बाकी जो आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, माले आदि हैं, उनका तो अभी एक पुरानी चीजें बातें हो गई हैं, और किसी के भी जीतने हारने से बिहार सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर पे फर्क पड़ेगा, पहली बात। रही बात दूसरी बात आपकी जो परिवारवाद की, तो भोजपुरी अगर समझते हो तो भोजपुरी में एक छोटी सी कहावत है, गांव गांव के लोग जानते हैं कि केकर केकर लिहू नाम, कमरी ओढ़ले सौंसे गांव, सब बराबर है। अब परिवारवाद की चर्चा किस मुंह से कौन लोग करेंगे? परिवारवाद की चर्चा तो ज्यादा आपके भाजपा वाले ही करते थे। झारखंड में साबित हो गया कि यहाँ 6 से ज्यादा सीटें, आधा दर्जन से ज्यादा सीटें उन्होंने परिवार वालों को दिया है। यहाँ तक कि जिस चंपाई सोरेन को जामुमो से खींच के ले गए, उनको तो दिया ही, उनके बेटे को भी बगल की सीट दे दी। अर्जुन मुंडा की जो चीफ मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे को दे दी, पत्नी को दे दी। रघुवर दास जो चीफ मिनिस्टर रहे, हार गए, गवर्नर बनाया, अब उनकी बहू को, मतलब कई चीजें हैं। अर्जुन मुंडा जब हारे थे 2014 में, तो 2014 से 2019 तक उनसे कोई परफॉर्म उनसे नहीं कराया गया, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दिया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इमामगंज और तरारी दोनों एनडीए की सीट है। वैसे आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, पर एनडीए की तरफ से परिवारवाद दिख रहा है। सवाल यह है कि जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी किसको नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है? हमारे संवाददाता तरारी से हैं, वो कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। तरारी में माले को भी नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है। वैसे ही इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हैं, और वहां पर भी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं।
वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि परिवारवाद तो है, लेकिन जन सुराज पार्टी कहीं जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये कहा जाए कि एकदम एज है उसका, ऐसा दिखाई नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा मजबूत जन सुराज पार्टी कहीं दिख रही है तो वो है बेलागंज। अब एक गंभीर सवाल यह उठता है कि जन सुराज पार्टी किसको ज्यादा डैमेज कर रही है, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। जन सुराज पार्टी, जाहिर बात है कि वो किसको ज्यादा डैमेज कर रही है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों को कर रही है। मतलब जन सुराज पार्टी के लिए आपको मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा, उसका उदाहरण मैं झारखंड में ले जाऊंगा, जो अभी यहाँ फुल इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का। यहाँ पे झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा नामक एक जयराम महतो ने एक पार्टी गठित की, और वो अभी 73 सीटों पे लड़ रहे हैं। उतनी सीटों पे कोई दल नहीं लड़ रहा है। वो सबको डैमेज करेंगे जहां तहां, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो बेलागंज का जहां तक सवाल है, वहां पे और बाकी जगहों पे जन सुराज पार्टी, चूंकि इन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट भी दिया है, तो दोनों तरफ से ही डैमेज करेंगे, और मुस्लिम कैंडिडेट के नाते जाहिर बात है कि ये आरजेडी को ज्यादा डैमेज करेंगे। मेरी तो समझ यही बनती है। क्विक आंसर डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी से ले सकते हैं, क्या इन 4 सीटों का परिणाम 2025 के चुनाव का इंडिकेटर होगा कि मतदाता क्या सोच रहा है बिहार का? दो बातें हैं। एक तो इन परिणामों का 2025 के चुनाव के लिए सीधा भी असर नहीं मैं मानता हूँ। हाँ, एक इंडिकेटर होगा कि राज्य की जनता का अभी क्या रुझान है, अभी क्या झुकाव है, क्या वो राज्य सरकार के कामकाज से खुश है या नाखुश है। और दूसरा, मैं श्याम किशोर जी से जो सवाल आपने पूछा था उस पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो 4 सीटों पर उपचुनाव बिहार में हो रहा है, वहां पे जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है, सीधे तौर पर आरजेडी और उनके सहयोगी दलों को ही ज्यादातर नुकसान पहुंचाएगी। जहां पे उन्होंने अपर कास्ट के कैंडिडेट दिए हैं, उन जगहों पर ही वो कुछ हद तक एनडीए के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए, तो बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बारे में हमने अपडेट किया। आगे भी झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल बिहार के लिए हमने आपको अपडेट दिया। ताज़ा तरीन खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपका, श्याम किशोर चौबे जी आपका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।